साइंस एजुकेशन 01 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर्स बाई चैप्टर और टॉपिक बाई टॉपिक्स कुछ ना कुछ जाते रहेगा, जो एग्ज़ाम संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए लाभदायक होगा। आज मैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर परमाणु, जिसको हम लोग कहते हैं एटम, परमाणु को लेकर आए हैं और परमाणु के बारे में आप लोग को बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना देर का वीडियो है आप पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिए, एक बार जरूर देखिए। हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं कि जिसमें संबंधित जो भी क्वेश्चंस होगा हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट करवाया जाए। ठीक, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जहां जो पॉइंट्स आपको गलत लगे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखिए, हम आते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो होते हैं ना बबुआ, हम बताते हैं, सुन लीजिए। परमाणु जो होता है यह एटमस शब्द से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना हुआ? एटमस शब्द से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एटमस शब्द से मिलकर बना होता है। एटमस जो शब्द होता है ना, एटमस शब्द एक ग्रीक शब्द होता है। क्या होता है बबुआ? ग्रीक शब्द होता है। ठीक, और एटमस का जो अर्थ होता है ना, वो होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है बबुआ? अविभाज्य होता है। क्या होता है? अविभाज्य होता है। और हम सबसे पहले बात बता दें कि इस परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले परमाणु के बारे में कनाद नामक एक ऋषि मुनि थे, भारतीय ऋषि मुनि थे। ये कनाद नामक ऋषि मुनि ने 600 ईसा पूर्व, कितना बबुआ? 600 ईसा पूर्व में इन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखे, जिस ग्रंथ का नाम था वैशेषिक सूत्र, जो दर्शन, धर्म और विज्ञान तीनों का मिश्रण था। उसी के आधार पर इन्होंने अपना उस ग्रंथ का संशोधन यानी प्रकाशित कर रहे थे। उसी समय इन्होंने बताए थे कि दुनिया का कोई भी वस्तु जो होता है ना, दुनिया का कोई भी वस्तु होता है ना, वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी वस्तु का जो सबसे छोटा वाला भाग जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन इन्होंने सत्यापित नहीं किए थे। फिर 1808 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे। किसने था बबुआ? जॉन डाल्टन। किसने बबुआ था? जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या कहते हैं? परमाणुवाद का सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं इसको। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया बबुआ? जॉन डाल्टन ने दिया। कब दिया? 1808 में। और 1808 में इन्होंने दिए। और उसके बाद इन्होंने ये बात बताएं कि जो भी होते हैं ना दुनिया, इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो भी पदार्थ होते हैं ना, वो असंख्यक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। असंख्यक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और उसी सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो कहा जाएगा परमाणु शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया था? परमाणु यानी एटम शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया था? जॉन डाल्टन। यानी कि परमाणु का जनक किसको कहते हैं? जॉन डाल्टन को। और सत्यापित भी किसने किया था? जॉन डाल्टन। इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में बताए थे कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है। इन्होंने ये भी बात बताए थे कि परमाणु को तोड़ा भी नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने, माने हमारे आज के जमाने के वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को क्या किया? गलत ठहराया। और इस सिद्धांत को, इस यानी परमाणु को कई भागों में तोड़ दिए। परमाणु को कई भागों में क्या किए? तोड़े। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे करके कई भागों में तोड़े। जो परमाणु होता है ना बबुआ, ये परमाणु का जो हम आते हैं, हम आपको बता देते हैं, एक एक करके सब पॉइंट्स को बताएंगे। परमाणु जो होता है ना, परमाणु का आकार कैसा होता है बबुआ? गोल होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोल होता है। और परमाणु में देखिए एक नाभिक होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? एक नाभिक होते हैं। यानी कि परमाणु के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक में बबुआ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन होते हैं बबुआ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के बाहर जो होते हैं, परमाणु में जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते रहते हैं बबुआ? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हम सबके बारे में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ। पूछा जाता है आपसे कि परमाणु का मौलिक कण कौन होते हैं? तो परमाणु में उपस्थित
परमाणु में उपस्थित सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। परमाणु में उपस्थित सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं बबुआ? मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। कहा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख मौलिक कण कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं बबुआ? इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद आपको बबुआ प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बबुआ? न्यूट्रॉन होते हैं। हम आपको बता देते हैं, सुन लीजिए कि ये एक पूछा जाता है इसमें कि परमाणविक त्रिज्या, एक होता है नाभिक त्रिज्या। ठीक, एटॉमिक, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसको तो एटम कहते हैं, सब लोग जानते हैं। परमाणु त्रिज्या हम लोग कहते हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियस और एक न्यूक्लियस रेडियस। तो हम बताते हैं आपको कि परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं और ये क्या बोलता है आपको नाभिक त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए, परमाणु के महत्तम कक्षा से लेकर और इसके नाभिक के महत्तम कक्षा की दूरी, सुन लीजिए, परमाणु के महत्तम कक्षा से लेकर और नाभिक के कक्षा तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ये परमाणु है, इसके ये महत्तम कक्षा और ये नाभिक है, यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? परमाणु त्रिज्या। यानी ना परमाणु के महत्तम कक्षा से लेकर और नाभिक तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और सुनिए, अब हम आते हैं, परमाणु त्रिज्या हो गया, अब हम आते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि नाभिक त्रिज्या क्या है। नाभिकीय त्रिज्या पूछा जाता है, नाभिकीय त्रिज्या क्या होती है, तो हम आपको बता देते हैं कि नाभिकीय त्रिज्या क्या है, ये भी बता देते हैं। देखिए, एकदम आसान है। देखिए, यानी कि नाभिक के महत्तम कक्षा, या देखिए ये नाभिक के महत्तम कक्षा है, इसके केंद्र तक के बीच की दूरी, नाभिक के महत्तम कक्षा और इसके केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नाभिकीय त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय त्रिज्या कहते हैं। हम आपको बता देते हैं, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय त्रिज्या यानी कि या ये परमाणु त्रिज्या, दोनों में हम बता देते हैं कि जब आवर्त में आप बाएं से दाएं जाएंगे ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, वो चाहे कंपटीशन हो तो ये 10 या 10+2 हो जाता है कि परमाणु में, यानी कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे ना तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है। लेकिन वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक, अब एक और सुन लीजिए, परमाणु का जो आकार होता है ना वो 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है बबुआ? 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान भी बबुआ, एक एंगस्ट्रॉम का मान भी कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। तो कहीं कहीं पूछ भी देता है कि परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किस में मापते हैं बबुआ? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक, अब पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है बबुआ वो 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻15 मीटर होते हैं। और एक फर्मी का मान जो होता है ना, एक फर्मी का मान, उसका भी मान होता है 10⁻1 फर्मी का मान। देखिए, एक फर्मी का मान जो होता है बबुआ उसका भी मान कितना होता है? 10⁻15 मीटर। तो कहीं आपसे बात किया जाए कि परमाणु का, सुन लीजिए, कि परमाणु के नाभिक को मापते हैं तो फर्मी में मापते हैं और परमाणु को किस में मापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन इससे आता है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से कितना गुना ज्यादा होती है? तो देखिए बबुआ, नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना, नाभिक की त्रिज्या बहुत कम होती है और परमाणु की त्रिज्या बहुत अधिक होती है। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, नाभिक के त्रिज्या से 1,00,000 गुना बड़ा होती है। लगभग 1,00,000 गुना क्या होती है? ज्यादा होती है। परमाणु की, सुन लीजिए, परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से लगभग 1,00,000 गुना ज्यादा होते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा मौलिक कण के बारे में हम बता देते हैं कि वैसा कण, सुन लीजिए, वैसा कण जो परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण कई होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसन, न्यूट्रिनो, बहुत से कण हैं। ठीक, लेकिन पूछेगा कि प्रमुख 3 कौन कौन कण हैं? प्रमुख 3 मौलिक कण कौन हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक पूछता है अस्थायी कण और अस्थायी कण।
अस्थाई कण और अस्थाई कण। तो बताइए, आप सीधा सोचिए ना कि अस्थाई किसको कहते हैं, जो एक जगह सीमित होते हैं, और अस्थाई किसे कहते हैं, जो चवार भर घूमते हैं, उसको क्या कहते हैं, अस्थाई कण कहते हैं। यानी कि परमाणु में, सुन लीजिए, अस्थाई कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई कण कहते हैं। इनको छोड़कर जो शेष बचता है ना, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब अस्थाई कण होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई कण होते हैं। उन लोग का जगह फिक्स नहीं होता है, आज यहाँ है, वहां है, इधर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों का कण बाबू, ये तीनों का तीनों क्या होता है, स्थान निश्चित होता है। अब ऐसा नहीं कि बाबू इलेक्ट्रॉन चल जाए नाभिक में, या नाभिक से प्रोटॉन निकल कर आ जाए इलेक्ट्रॉन में, 72 कक्षा में ब्लास्ट, ये गलत चीज होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। ये अस्थाई कण होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, अस्थाई कण कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थाई कण कहते हैं। और इसके बकिया जो बचते हैं उसको क्या कहते हैं, अस्थाई कण कहते हैं। एक और आपसे पूछा जाएगा, मूल कण। मूल कण किसे कहते हैं, मूल कण, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं मूल कण किसे कहते हैं बबुआ। तो हम आपको बता देते हैं कि मूल कण का मतलब हुआ ना, वैसा कण जिसको किसी दूसरे कण की आवश्यकता न पड़े, वैसा कण जिसे किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़े, उसको क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि जितना पढ़ाए आप लोग को याद होगा। अब हम आपको बता रहे हैं एक एक करके कि इलेक्ट्रॉन के गुण, इलेक्ट्रॉन के खोज, और इलेक्ट्रॉन का खोज में कितने कितने वैज्ञानिक शामिल थे, ठीक। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन पे, आते हैं हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन पर कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के खोज में कई वैज्ञानिकों ने अपना अहम योगदान निभाए थे, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में 1838 ईस्वी में माइकल फैराडे ने इन्होंने विद्युत विसर्जन यानी कि निर्वात गैस नली, ठीक है, विद्युत विसर्जन किया। और इन्होंने क्या किया, उस विद्युत विसर्जन में एक कैथोड रखे और एक क्या रखे, एनोड रखे। और इसके बाद इसमें उन्होंने 30,000, लगभग कितना, 30,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट, लगभग 30,000 वोल्ट और उच्च दाब करके विद्युत धारा जब प्रवाहित किया ना, तो कैथोड से अदृश्य किरणें, यानी कि यहां से कुछ अदृश्य किरणें, यहां से अदृश्य किरणें क्या किया, वो एनोड की ओर जाने लगे, एनोड की ओर क्या करने जाने लगे। और जब एनोड की ओर जाने लगे ना, उसके बाद इन्होंने इस प्रक्रिया को छोड़ दिया। फिर जब आए 1880 ईस्वी में विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक आए। किसने आया बबुआ, विलियम क्रुक्स। किसने आया, विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने आए थे। और इन्होंने सुन लीजिए, इन्होंने इस नियम को दोहराया। और यहां से जो कण निकल रहे थे ना, जो कैथोड कण निकल रहे थे, यानी अदृश्य कण निकल रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरे प्रकाश रंग का क्या कर रहा था, उत्सर्जित कर रहा था। यहां से जो कण निकल रही थी ना, इसी कण का, सुनिए, इसी कण अदृश्य किरण का नाम क्या रखे, इसी अदृश्य किरण का नाम क्या रखे, इसी अदृश्य किरण का नाम इन्होंने कैथोड रखा। क्या रखा बाबूआ, कैथोड। तो पूछेगा कैथोड का नामकरण किसने किया था, विलियम क्रुक्स। कब किया था, 1880 ईस्वी में। लेकिन कहेगा विद्युत विसर्जन नली यानी ट्यूब नली में निर्वात हवा किसने भरा था, और इस प्रक्रिया को किसने दोहराया, इस प्रक्रिया को किसने शुरू किया, तो फैराडे ने किया था, 1838 ईस्वी में किए थे। अब आया 1897 ईस्वी में, किसने आया था बाबू, 1897 ईस्वी में आए जे थॉमसन कहीं कहीं देता है, जे थॉमसन भी देता है, ठीक है। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने आए और इस नियम को उन्होंने दोहराया और विद्युत चुंबकीय विधि और के अपनाकर और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अपनाया। और उन्होंने इसी किरण को दोहराया और इस कैथोड किरण का नामकरण उन्होंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन रखने के साथ साथ उन्होंने कई बातें बताएं। उन्होंने बताया कि ये जो किरण है, ये यानी कि धन की ओर जा रही है, यानी कि यहां से धन की ओर आकर्षित कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये किरण ऋण आवेशित है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि धन किरणें ऋण को आकर्षित करती है और ऋण किरणें धन को आकर्षित करती है। तो उन्होंने जब देखा कि ये धन को आकर्षित कर रही थी, उन्होंने क्या कहा कि ये जो किरणें, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। ये किसने बताया था, ये आपको जे थॉमसन ने बताया था। उसके बाद इस कण में इतनी ऊर्जा होती है ना कि अगर यहां हम किसी पहिया को रख देंगे ना,
तो ये किरणें क्या कर रही थी, इसको घुमा दे रही थी, चारों बगल क्या कर रही थी, घुमा दे रही थी। तो उससे उन्होंने ये प्रमाणित किया और बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये द्रव्यमान युक्त कण होते हैं। क्या होते हैं, इसमें द्रव्यमान होते हैं, ये द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान होते हैं, इसी द्रव्यमान के कारण क्या आ गया, पहिया को घुमा दे रही है। ठीक, तो पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है बाबू, तो ऋण आवेश होते हैं। कौन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होते हैं, हाँ होते हैं। अब सबके बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी होता है, आवेश का मान क्या होता है, आवेश का मान किसने दिया, सब बताएंगे। और इस लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन नाम किसने रखा, जे थॉमसन। तो कई कई पूछता है, हालांकि कहेगा विद्युत विसर्जन नली का सबसे पहले शुरुआत किसने किया, तो विद्युत विसर्जन नली की जो होता है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फैराडे ने किया था 1838 ईस्वी में। और जबकि पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कैथोड किरण का, अदृश्य किरण जो निकल रही थी उसका कैथोड किरण नाम किसने दिया, तो दिया विलियम क्रूक्स। किसने दिया था, विलियम क्रूक्स। हालांकि प्लूम्बर का भी इसमें नाम था, हालांकि उतना इंपोर्टेंस नहीं है। और उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण होते हैं, हम आपको बता देते हैं। कहीं कहीं पूछता है तो सुनिए, बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है बबुआ, सीधी रेखा में गमन करती है। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं। उसके बाद बताएगा बबुआ, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है बबुआ, प्रभावित करती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। उच्च गलनांक वाले धातु पे इलेक्ट्रॉन का प्रहार कराया जाता है तो एक्सरे किरण उत्पन्न होती है। कौन सी किरण उत्पन्न होती है बबुआ, एक्सरे किरण उत्पन्न होती है, एक्सरे किरण उत्पन्न होती है। और एक्सरे किरण का खोज पूछ देगा, किसने किया था, रुवेंटजन ने किया था। किसने किया था, रुवेंटजन ने किया था। किसने किया था बबुआ, रुवेंटजन ने किया था। किसने किया था, रुवेंटजन ने किया था। हम आते हैं, इसको विद्युत विसर्जन नली कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के खोज में सबसे पहले किसने चले थे, फैराडे। सफल नहीं हुए, इन्होंने एक अदृश्य किरण खाली प्रकाश लाकर और छोड़ दिया। उसके बाद इसी अदृश्य किरण का नाम विलियम क्रूक्स ने क्या रखे थे, कैथोड रखा। उसी कैथोड किरण का नाम किसने रखा बाबू, जे थॉमसन ने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित कण होते हैं, इसको कैथोड भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होते हैं। ये सीधी रेखा में गमन करती है। ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है, प्रभावित भी करती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का, हालांकि इलेक्ट्रॉन में कितने द्रव्यमान होते हैं, इसके सापेक्ष द्रव्यमान क्या होते हैं, निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होते हैं, इसमें आवेश कितने होते हैं, हम फिर बताते चलते हैं। हम आते हैं, हम प्रोटॉन पे आते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, आप लोगों को बताते हैं अब हम प्रोटॉन पे बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन भी देखिए, प्रोटॉन में भी क्या किया, इसमें में सबसे पहले गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में, किसने बाबू, गोल्डस्टीन। किसने, गोल्डस्टीन। किसने, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में क्या, इसमें भी क्या किया कि विद्युत विसर्जन नली में इसके पहले इन्होंने प्लेट न बनाकर एक छिद्रनुमा कैथोड का क्या किए, कैथोड का एक छिद्रनुमा जाली बनाए। और इसमें उन्होंने क्या किया कि कम टेम्परेचर रखा, कितना कम टेम्परेचर, कम दाब रखकर और उसके बाद विद्युत धारा जब प्रवाहित किए ना, तो इसमें क्या हुआ कि यहां से कैथोड से किरणें किधर जाने लगी, एनोड की ओर जाने लगी। किधर जाने लगी, एनोड की ओर जाने लगी। कैथोड से किरणें एनोड की ओर जाने लगी, और एनोड से इन्होंने देखा कि एनोड से कुछ किरणें निकल कर आकर यहां पे चमकना उत्पन्न करने लगी। यहां पे क्या करने लगी, चमक उत्पन्न करने लगी। यहां से कुछ किरणें इधर निकलने लगी। तो इन्होंने इस चीज को देखा कि यानी कि एनोड से भी कुछ कण निकल रही है, यानी कि कुछ किरणें निकल रही है। यहां आकर क्या कर रही है, वो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। क्या कर रही है बाबा, प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। इसी प्रकाश जो अदृश्य किरण आ रही थी, इसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया, कैनाल रख दिया। क्या रख दिया, कैनाल। इस किरण का क्या नाम रख दिया बाबा, कैनाल रख दिया। फिर इसी कैनाल किरण को 1907 में, देखिए किसने, 1907 में जे थॉमसन, ये हमेशा देखिए उस समय भी रिसर्च में पूरा थे। तो 1907 में कैनाल किरण जो था ना, इन्होंने फिर आए जे थॉमसन, और इसमें उन्होंने देखा कि इसका मतलब कि इधर ये आ रही है, इधर से जो कण निकल रहा है, यानी कि ये धनात्मक कण है। तो कैनाल को पूछा जाएगा कि कैनाल किरण यानी कि प्रोटॉन किरण को धन आवेश किरण सबसे पहले किसने किया, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने कैनाल कण को क्या किए, धन कण कहा। क्या कहे, धन कण कहे, यानी कि धन आवेशित कण होते हैं। फिर बबुआ आए 1820 में, किसने बबुआ, 1820 में। और किसने है बबुआ, रदरफोर्ड। किसने है बबुआ, रदरफोर्ड एक
परमाणु का सिद्धांत भी दिए हैं, अल्फा किरण का उस पर हम बताएंगे। देखिए रदरफोर्ड ने आए और इन्हीं के बातों को पढ़ाए थी, दोहराए, और दोहराने के बाद इन्होंने एक निष्कर्षण निकाले और इन्होंने ये बताए कि जो कैनाल किरण होते हैं, जो धन आवेशित किरण होते हैं, इसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया? प्रोटॉन रख दिया। क्या रख दिया? इसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया? प्रोटॉन रख दिया। क्या रख दिया बाबा? प्रोटॉन रख दिया। इसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया? प्रोटॉन रख दिया। और इन्होंने ये बताएं कि प्रोटॉन का गुण लगभग इलेक्ट्रॉन के गुण के समान ही होते हैं। प्रोटॉन का गुण लगभग किसके गुण के समान होते हैं? इलेक्ट्रॉन के गुण के समान होते हैं। तो कभी कभी देखिएगा पूछता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन का खोज देखिएगा गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड देता है, जबकि प्रोटॉन का खोज जो था ना वो किसने किया था? गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड किया। किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन को धन आवेशित कण किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। कब बताया? 1907 ईस्वी में बताया। कब बताया? 1907 ईस्वी में। पूछेगा कैनाल किरण का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन। किसने किया था? गोल्डस्टीन। किसकी सहायता से किया? विद्युत विसर्जन नली की सहायता से, विद्युत विसर्जन नली की सहायता से किए थे। ठीक, अब आपको हम बता देते हैं कि प्रोटॉन का गुण, प्रोटॉन भी क्या होते हैं कि प्रोटॉन क्या करते हैं कि फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं। प्रोटॉन भी सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रोटॉन भी क्या करते हैं? सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रोटॉन का बाबू सुन लीजिए, प्रोटॉन का भेदन क्षमता जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है सब। लेकिन सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो न्यूट्रॉन का होता है। हालांकि हम न्यूट्रॉन पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि इस प्रोटॉन में सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाना है, इसलिए पूरा डिटेल्स जितना हो रहा है दिया जा रहा है आपको। इसका आवेश और द्रव्यमान ये सब क्या करते हैं? न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बनाए बूथ एव बेकर। किसने बबुआ? बूथ एव बेकर नामक वैज्ञानिक। किसने? बूथ एव बेकर। बूथ एव बेकर नामक वैज्ञानिक ने 1930 ईस्वी में, कब बबुआ? 1930 ईस्वी में बेरिलियम धातु पर, किसके बबुआ? बेरिलियम धातु पर अल्फा कण जब प्रहार कराए ना तो एक अदृश्य किरण निकले। एक अदृश्य किरण निकले। क्या निकले बबुआ? एक अदृश्य किरण। बेरिलियम धातु पर अल्फा कण को जब प्रहार कराया ना तो एक अदृश्य किरण निकला और उस किरण को बूथ एव बेकर ने, उस किरण को बूथ एव बेकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किए कि विद्युतीय चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में ले गए, जिससे इस किरण का ना, अदृश्य किरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में लगे तो भी एकदम निश्चिंत थे और आपको विद्युतीय क्षेत्र में लगे तो भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए इन्होंने ये प्रमाण किया कि ये जो कण होते हैं ना, ये जो अदृश्य कण है, ये क्या है? ये आवेशहीन कण है, यानी कि इस पे कोई आवेश नहीं होता है। और इन बूथ एव बेकर ने इस कण का नामकरण करने में असमर्थ हो गए। क्या हुआ? असमर्थ हो गए, इनका नामकरण नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इन्होंने इस बात को बता दिया कि इसकी जो इस किरण की जो भेदन क्षमता होती है ना, बहुत अधिक होती है। भेदन क्षमता का मतलब देखिए, किसी भी धातु के पतले पत्थर को छेद कर देना, पार कर जाना, ये क्या होती है? यानी कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है, और सबसे कम प्रोटॉन की, और सब उसके बाद क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक, अब आए 1932 में। कब बबुआ? 1932 ईस्वी में आए जेम्स चैडविक। किसने आया बबुआ? जेम्स चैडविक आए। कौन है बबुआ? जेम्स चैडविक। और उन्होंने बूथ एव बेकर के अदृश्य किरण को दोहराया, उनके नियमों को दोहराया, इनके क्रियाविधि को दोहराया, और इन्होंने इसका नामकरण क्या कर दिए? न्यूट्रॉन रख दिए। अदृश्य किरण का नाम क्या रख दिए? न्यूट्रॉन रख दिए। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आवेशहीन कण होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि अगले वीडियो में सबका द्रव्यमान, सब पे आवेश, किसकी कहाँ स्थान, ये सब लेकर आएंगे। हालांकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रोटॉन जो होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। और सुन लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के 72 कक्षा में चक्कर लगाता है। लेकिन कह देगा, एक और क्वेश्चन सुन लीजिए कि सबसे ज्यादा गतिशील कौन कौन होते हैं? तो सबसे ज्यादा गतिशील बबुआ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे ज्यादा गतिशील कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के 72 कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। अगले वीडियो में हम इनके द्रव्यमान
को हम बताएंगे और साथ ही अब परमाणु संरचना को भी बताएंगे कि परमाणु संरचना में कई वैज्ञानिक ने अपना क्या क्या योगदान दिए थे, किसने परमाणु मॉडल को किसने तरबूज से तुलना किया, किसने किससे तुलना किया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।